नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है 9 बजे के इस इंट्रैक्शन शो में, जिसमें हर दिन ये कोशिश होती है कि राजनीतिक और ज्वलंत मुद्दे पर हम चर्चा करें, बातचीत करें, आपसे एक इंटरैक्टिव सेशन हो, आपकी प्रतिक्रियाएं आए। मैं ऐसी कोशिश करने जा रहा हूं कि आप जो प्रतिक्रियाएं इस शो के दौरान रखेंगे, उन प्रतिक्रियाओं का जवाब लेकर के हर अगले दिन मैं आया करूंगा और एक ख़ास समय उन प्रतिक्रियाओं का उत्तर देने के लिए होगा। आज जो विषय हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आप सुनेंगे, वो है कि सरहद पर एक्चुअल क्या और पॉलिटिक्स में वर्चुअल क्या। ये दोनों बातें मुझे उम्मीद है आप सीधे समझ रहे होंगे कि सरहद पर जो तनातनी की स्थिति है उसमें एक्चुअल स्थिति क्या है। वो बात देश नहीं जान पा रहा है, पारदर्शिता नहीं रही है, और जो राजनीति में वर्चुअल चल रहा है, वर्चुअल कभी बिहार, कभी उड़ीसा, कभी पश्चिम बंगाल, तो इस वर्चुअल में वास्तव में है क्या। इन दोनों विषयों पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम ये करते हैं कि सरहद पर एक्चुअल क्या। आप ये देखिए, जो ताज़ा खबर है सरहद से जो आ रही है वो न्यूज़ एजेंसी के थ्रू आ रही है। वो ताज़ा खबर क्या है कि सरहद पर भारत और चीन की सेनाएं अपनी अपनी सीमा क्षेत्र में पीछे की ओर लौट रही हैं। तो तत्काल एक राहत की खबर है कि जो तनातनी का माहौल था पिछले दिनों, जो 6 जून को दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई, उसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि दोनों सेनाएं अपने अपने क्षेत्र में पीछे हट रही हैं। अब आगे गई थी तभी तो पीछे हट रही हैं। दोनों सेनाएं आगे कब गईं? कब चीन ने हमारी सीमा का अतिक्रमण किया? कितना अतिक्रमण किया? कितनी दूर तक वो हमारी सीमा में आए? इस बारे में कोई स्पष्ट जवाब अब तक हिंदुस्तान की जनता को नहीं दिया गया है। हिंदुस्तान की जनता को ये नहीं मालूम कि उसकी मातृभूमि में उसका पड़ोसी देश कैसे इंक्रोच कर गया, कितनी दूर तक इंक्रोच कर गया। अभी कहा गया है जो खबरों में कि 2.5 किलोमीटर पीछे हटी हैं चीन की सेना। अब एक्चुअल कंट्रोल लाइन जो होता है उससे 2.5 किलोमीटर, पहले कहा जा रहा था कि 3.5 किलोमीटर अंदर घुस गई हैं, अभी कहा जा रहा है कि 2.5 किलोमीटर पीछे हैं। इस दो वाक्यों को भी अगर एक साथ, दो स्थितियों को भी एक साथ रख करके हम देखें तो कम से कम 1 किलोमीटर तो अब भी चीन हमारी सीमा में घुसा हुआ है। तो इस पर एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये लेकर हमारी सरकार को आना चाहिए, ये बताना चाहिए कि किस तारीख को, कब, कहाँ, कितनी दूर तक इंक्रोचमेंट हुआ, और देश को ये जानने का हक है, ये छिपाया नहीं जा सकता। और मैं ये कहूँगा कि सरहद पर हमारी सरकार कहीं ना कहीं चीज़ों को इग्नोर करती रही है। यूं ही आरोप लगाने के लिए मैं कोई बात नहीं कहता। आपको याद होगा पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश ईस्ट से जो सांसद हैं, उन्होंने संसद में बात कही थी। मैं इसे आरोप नहीं कहूँगा, संसद में ये बात कही थी। उस दिन 19 तारीख था, 19 नवंबर था, मुझे इसलिए याद है कि 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का जन्मदिन होता है। उस दिन बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश के सांसद ने ये आरोप लगाया था, मुंह से फिर आरोप निकल रहा है, ये तथ्य रखा था, यह बात कही थी कि चीन अरुणाचल की सीमा में, चीन भारत की सीमा में
वो एक्चुअली सिक्किम की सीमा और अरुणाचल की सीमा दोनों सिक्किम की सीमा में भी चीन का इंक्रोचमेंट होता है और अरुणाचल पर भी वो दावा करता रहता है। ये जो बात कह रहे थे वो अरुणाचल की सीमा से संबंधित था। उनका दावा था कि 56 किलोमीटर, 56 स्क्वायर फीट तक, बल्कि किलोमीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर, 56 वर्ग किलोमीटर के दायरे तक चीन ने कब्जा कर लिया है हिंदुस्तान की जमीन पर। लेकिन उनके दावे को सरकार ने नहीं माना। सरकार चुप लगा गई और अनऑफिशियली खारिज कर गई और सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सच्चाई क्या रही? चीन ने लगातार भारत की सीमा का इंक्रोचमेंट किया। और ऐसा नहीं है, इंक्रोचमेंट अचानक नहीं होता है। आप देखेंगे कि पहले जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, उससे पहले भी इंक्रोचमेंट होते थे, इनकर्सन, घुसपैठ होती थी, घुसपैठ की घटनाएं होती थी। लेकिन वो घटनाएं जो थी उनकी संख्या कम होती थी, 100 से कम होती थी। जब थी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तब भी अधिकतम संख्या 100 से कम थी। लेकिन आज कितनी संख्या हो गई है? साल में 600 बार, 600 टाइम्स चीनी घुसपैठ हो रही है भारत की सीमा में। और इस बारे में देश को बताया नहीं जा रहा, देश को पारदर्शिता के साथ तथ्य रखे नहीं जा रहे देश के साथ। ये बहुत चिंता की बात है। ये किसी मजबूत सरकार का लक्षण नहीं। कहने को आप जो भी कह लें, लेकिन ये मजबूत सरकार का लक्षण नहीं है। हम डोकलाम की भी बात करते हैं, कहते हैं हमने 73 दिनों तक एक गतिरोध बना के रखा, चीन के साथ आमने सामने हम डटे रहे। बात सही है, 73 दिनों का वो गतिरोध था। लेकिन वो गतिरोध की किस पृष्ठभूमि में पैदा हुआ था? आप चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूल रहे थे और वहाँ पर डोकलाम में चीन घुस रहा था। ये किस विदेश नीति पर आप अमल कर रहे हैं? ये किस रास्ते पर आप चल रहे हैं? फिर भी ऐसा हो सकता है, चीन विश्वासघाती है, हमारे साथ में वो धोखाधड़ी करता है, ये संभव है, ये हो सकता है और इसमें हमारी गलती हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमने उसके बाद क्या किया? क्या डोकलाम की घटना के बाद चीन के घुसपैठ को रोकने के लिए हमने कोई कदम उठाए? हमने तथ्यों को छुपाया, हमने तथ्यों की अनदेखी की, इग्नोर किया, देश को नहीं बताया। और आज भी जब ये स्थिति पैदा हुई है, अब तक देश को नहीं मालूम कि चीन कितनी दूर तक, कितने समय तक, किन किन क्षेत्रों में हमारी सीमा के अंदर रहा। संतोष की बात है कि सीमा पर दोनों सेना जब पीछे हट रही है तो एक समझौते पर पहुंचा गया है। ये बात हम मानते हैं कि ये संतोष की बात है। और लेकिन ये चीन की रणनीतिक सफलता भी है और हमारी रणनीतिक विफलता भी है कि 3.5 किलोमीटर कोई घुसता है और जब वापस जाता है तो 2.5 किलोमीटर जाता है। ये हमारी विफलता भी है। इस बात को भी तभी समझा जा सकेगा जब सरकार इस पर श्वेत पत्र लेकर आएगी, स्थिति को स्पष्ट करेगी, तब हम जानेंगे। ये एक बॉर्डर की कहानी है, भारत और चीन की। जब हम सरहद की बात करेंगे तो भारत पाकिस्तान सरहद की भी चर्चा होगी। इस सरहद की इसलिए भी चर्चा होनी चाहिए कि हमने यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक किए, हमने बालाकोट स्ट्राइक किया, हमने धारा 370 को हटाया, 35A को हटाया, जम्मू कश्मीर को लॉकडाउन में भेजा, आतंकवादियों के खिलाफ एक मुहिम चलाई और लगातार ये मुहिम आज तक जारी है। अभी ताज़ा खबर आपने सुना है कि 9 कमांडर को हमारी सेना ने मार गिराया है। इन कमांडरों को मारा जाना ये हमारे कार्रवाई का परिणाम है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो लगातार हम कमांडर ही मार रहे हैं, जब देखो तब हिजबुल का टॉप कमांडर ही मारा जाता है, तो फिर ये कहाँ से पैदा हो जा रहा है?
आ कहाँ से रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल। हमने तो सीमाएं भी सील कर रखी है, अब प्रदेश की सरकार का भी झमेला नहीं है, लेकिन अगस्त के बाद से ये जून है और अब तक कैसे पाकिस्तान की भेजे हुए आतंकवादी हमारी सीमा में घुस जाते हैं, वो पुलवामा जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश दोबारा करते हैं और हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल आतंकवादी मारे जा रहे हैं, पहले भी हम सुरक्षा बल हमारी लड़ती थी, लेकिन पहले कम मारे जाते थे, आतंकवादी अधिक मारे जाते थे। आज क्या हो गया है, आज लगभग हर 2 आतंकवादियों पर 1 जवान हमारा शहीद हो रहा है। ये बुरी स्थिति कभी नहीं थी। हमारे जवानों की कीमत नहीं है, उनकी जान की कीमत नहीं है क्या? एक मैं याद करता हूँ, हमेशा याद करता हूँ कि इस देश में हमारे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था कि जब इस देश में युद्ध नहीं होते हैं, लड़ाई नहीं होती है, तो सैनिक क्यों मारे जा रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कोई युद्ध नहीं है, लेकिन सैनिक मारे जा रहे हैं। क्यों? अपनी सीमा के भीतर मारे जा रहे हैं। वो तरह तरह के ये अभियान चलाए जाते हैं। आपने राजनीतिक रूप से जो डेडलॉक खड़ा कर दिया, और उसके बाद मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से डेडलॉक, क्योंकि राजनीतिक समस्या का समाधान राजनीतिक ही होता है, सैनिक समाधान नहीं होता है। देखिए, आप मृतकों की संख्या, सुरक्षा बल की शहादत, इन तमाम चीज़ का इतिहास देख लीजिए। हमें याद है 2010 में भी बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए थे, 272। उतनी संख्या तो इस दौरान किसी साल में उतनी आतंकवादी नहीं मारे गए हैं पिछले दौर 2010 की मैं याद दिला रहा हूँ। उसके बाद कुछ समय तक आतंकवादियों की संख्या घट गई। फिर आप देखेंगे कश्मीर में शांति भी लौटी, राजनीतिक व्यवस्था भी, लोकतंत्र भी रहा, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार भी रही, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार जब बनी तो उस दौरान फिर से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी, पत्थरबाजी की घटनाएं घटी, वो सारी चीज़ें हुई, क्योंकि वहाँ पर भी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज किया गया। और इस दौरान जो बॉर्डर पर अगर हम बात करें तो बॉर्डर पर आप जानते हैं कि सीमा पर सीज फायर के उल्लंघन की घटना कितनी बढ़ गई है। 2014 में बॉर्डर पर सीज फायर की घटना 450 हुआ करती थी साल भर में, 2014 का आंकड़ा में। आज कितना है पता है? आज बॉर्डर पर 3288 सीज फायर के उल्लंघन की घटनाएं घटी हैं एक साल में। कितना गुना बढ़ गया? 8 गुना बढ़ गया। और ये सब इस बात के बावजूद हुआ कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए, कि हमने बालाकोट स्ट्राइक किया, कि हमने आतंकियों को मार गिराया, कि हमने तमाम टॉप कमांडर्स को मार गिराया। इन सब के बावजूद हुआ। और इस बात के बावजूद हुआ कि हमने 370 हटा दिया, कि हमने नोटबंदी कर दी, कि तमाम नेक्सस तोड़ दिए, काले धन का नेक्सस तोड़ दिया, आतंकवादियों का पाकिस्तान से संबंध तोड़ दिया। अरे ये सब जुमले थे क्या? ये सब जुमले थे। क्यों नहीं वो हकीकत में हम महसूस कर पा रहे हैं? क्यों कश्मीर आज भी लॉकडाउन में पड़ा हुआ है? क्यों आज सुरक्षा बल रोज कमांडर्स ही मार रहे हैं और फिर कमांडर्स को ही आगे मारेंगे? ये भी आप लिख लीजिए। ये क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर? कैसे पाकिस्तान से आ रहे हैं? ये मल्टी लेवल फेल्योर है गवर्नमेंट का। चाहे चीन की सीमा ले लीजिए, चाहे आप पाकिस्तान की सीमा ले लीजिए, मल्टी लेवल फेल्योर है। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, और आपकी इजाज़त हो तो मैं देखूं उसे। कुछ दिक्कत है, खुल नहीं पा रहा है, लेकिन चलिए मैं
कोशिश करता हूँ देखने की। लगातार मेरी कोशिश जारी है कि मैं देख पाऊँ उन प्रतिक्रियाओं को। घंटी मुझे सुनाई दी है, तो हाँ, प्रतिक्रियाओं में मेरा उत्साह वर्धन करने की कोशिश की गई है। प्रकाश ऋषि जी ने नाइस कहा है और मोहम्मद अलाउद्दीन राजवी ने अच्छी बात है लिख करके प्रतिक्रिया दी है। मैं चाहता हूं कि आप खुलकर अपनी प्रतिक्रियाएं रखें और उन प्रतिक्रियाओं को हम किसी न किसी रूप में इस शो में आज नहीं तो कल ज़रूर शामिल करेंगे। और जैसे जैसे हमारा इंटरेक्शन होगा हम उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आपके मन में सवाल होते हैं और हमारे मन में सवाल होते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं, हम कोई ज्ञान नहीं बांट रहे, हम चर्चा कर रहे हैं और एक देश की गंभीर स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, गंभीर परिस्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे एंगल्स होंगे एक घटना को देखने के लिए, लेकिन आप एक और एंगल ले लीजिए, आप उसके डायमेंशंस को खोल दीजिए, ये हमारी कोशिश है। अब मैं सरहद से लौटता हूँ वर्चुअल पर। वो तो सरहद के एक्चुअल स्थिति पर मेरी इच्छा थी और मैं कोशिश कर रहा था कि लोग जाने और सवाल सबके मन में आए। अब वर्चुअल पर आते हैं। ये वर्चुअल की पॉलिटिक्स, वर्चुअल का मतलब आप जानते हैं। हम तो वर्चुअल का मतलब आध्यात्मिक नज़रिए से ये देखा करते थे कि ये दुनिया जो है ये वर्चुअल है। ऊपर वाले जो हैं, ईश्वर जो हैं, उनकी रची हुई दुनिया है और उसमें हमारी प्रार्थनाएं भी जो हैं इस वर्चुअल दुनिया से जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, ईश्वर वो हमारी प्रार्थनाएं सुन लेते हैं, वो हमें देख लेते हैं, उनकी नज़र में ये सारा वर्चुअल है। लेकिन वर्चुअल के कई मायने हैं, आप जितने मायने लीजिए। आज जो राजनीति में वर्चुअल के मायने हैं वो ये है कि जनता के बीच जाने से कैसे बचा जाए, जनता की गाली सुनने से कैसे बचा जाए और किस तरीके से करोड़ों रुपए यूं ही बर्बाद कर दिए जाएं, फूंक दिए जाएं। एक स्टेज सज जाए दिल्ली में और उसका बूथ लेवल पर मल्टी स्क्रीन्स डिस्प्ले हो और फिर भी कहा जाए कि ये चुनावी रैली नहीं है, ये जन संवाद है। अरे जन संवाद है तो बूथ लेवल पर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं और उसके बावजूद कह रहे हैं कि ये जन संवाद है। चलिए, इसमें भी कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात है, छोटी मोटी झूठ आप बोल भी दें, इससे किसी का नुकसान नहीं होता। अरे ऐसी झूठ तो ना बोली जाए जिससे आम जनता का नुकसान हो। पर ये जो वर्चुअल रैली है, ये वर्चुअल रैली एक्चुअल में जनता के बीच संवाद कायम करने के बजाय जनता से भागने का प्रपंच है। आप देखिए, आप वर्चुअल रैली टेलीविजन में तो आपके रोज चलती है, वो वर्चुअल रैली जिसके लिए आपने बूथ लेवल पर स्क्रीन्स तैयार किए, उसको देश के 800 से ज़्यादा टेलीविज़न चैनल्स आपको लाइव दिखा रहा है। लाइव, ये वर्चुअल रैली नहीं है क्या? जो टेलीविज़न चैनल्स पर ये रैली लाइव चलती है और पता नहीं ये मुफ्त में चलती है कि ये विज्ञापित होती है, विज्ञापन देकर चलती है, लेकिन जिस रूप में भी चले ये देश के पैसे की बर्बादी है कि नहीं, अनैतिक बात है कि नहीं, और ये वर्चुअल है कि नहीं। एक वर्चुअल रोज चलता है दोस्तों, रोज चलता है। वो चलता है कि सरकार क्या सोचती है, सत्ताधारी दल क्या करने वाला है, उसके फायदे के लिए क्या हो, हम ऐसा क्या बोलें कि सत्ताधारी दल का दिल खुश हो जाए, प्रधानमंत्री जी खुश हो जाएं, गृह मंत्री जी खुश हो जाएं, सत्ता वाह वाह कर रही है। उसके लिए हम एक के बाद एक कार्यक्रम चलाएं, विरोधियों पर हमला करें, विपक्ष को झूठा बताएं, विपक्ष को देशद्रोह बताएं और हर दिन ऐसी डिबेट करें जिसके केंद्र में विपक्ष जो है वो खलनायक हो। ये जो सारे टेलीविज़न चैनल्स में चल रहा है ये भी तो वर्चुअल ही है। इसके पीछे का ओरिजिनल जो है कर्ता धर्ता वो कौन है?
वही लोग हैं जो ये घोषित तौर पर वर्चुअल का दिखावा कर रहे हैं। ये वर्चुअल रैली वास्तव में देश की जनता जो कि कोविड के दौर से गुजर रही है, तड़प रही है, बीमार होने की वजह से, कोविड के खौफ की वजह से, कोविड के दूसरे परिणामों की वजह से, जिनकी वजह से उनको नौकरी छोड़नी पड़ी है, अपने घर लौटना पड़ा है, और नौकरी, व्यवसाय, रेहड़ी, कारोबार, तमाम चीज़ें खत्म हो गई। इस वजह से जो जनता परेशान है, उन परेशानियों को अगर देखें, उन परेशानियों को एड्रेस करने की बात क्या इस वर्चुअल रैली में हुई? अगर होती तो इस वर्चुअल रैली को भी हम कबूल कर लेते, बहुत अच्छा है, चलो जनता की बात। लेकिन गैर चुनावी रैली में, गैर चुनावी वर्चुअल रैली में बूथ स्तर पर स्क्रीन लगाए गए और 700-800 की कई बल्कि हजारों की संख्या में लगाए गए और जनता की बात ही नहीं की गई। ये लॉकडाउन कैसे उभरेगा बंगाल, कैसे वहाँ उद्योग धंधे फिर से खड़े होंगे, इसके बजाय आरोप प्रत्यारोप हुआ। यही हाल बिहार की वर्चुअल रैली में हुआ था। आप वर्चुअल रैली करते हैं और जनता के हित की बात न करें और केवल चुनावी मुद्दों की बात करें। आपने इस वर्चुअल रैली में क्या बात की? आपने तमाम चीज़ें बात की, बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना, ये पुराने ज़माने वाला भारत नहीं है, ये हम सबको बदला लेने वाला भारत है, वो जनता ने हमें समर्थन दिया है, हमने जीएसटी लाई है, ये सारी चीज़ें आप बोलते रहे। ये सारी चीज़ें जनता को पता है। आप बताते कि अरे हम जब से सत्ता में आए जीडीपी को कभी उठा नहीं सके, डबल डिजिट में लाने का वादा किया था, कभी ला नहीं सके, किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, कभी कर नहीं सके, मजदूरों, किसानों की भलाई की बात सोची थी, इन्वेस्टमेंट लाने की बात कही थी, मेक इन इंडिया की बात कही थी और तमाम तरह के सपने दिखाए थे, बुलेट ट्रेन, वो स्मार्ट सिटी, उन सब बातों को आप भुला गए। 2 करोड़ रोजगार देने की का वादा कर रहे थे आप, उसको भी आप दोहराने से बचते हैं। छोड़ दीजिए वो 15 लाख की बात, वो जुमला ही था, आप मान चुके। लेकिन 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो जुमला नहीं थी, उसकी भी आप चर्चा नहीं करते। और इस पूरे कोविड के दौरान आपने जो कहा था कि किसी की नौकरी जानी नहीं चाहिए, अगर नौकरी जाती है तो उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए, उस वादे का क्या हुआ? उस बारे में भी आप चर्चा नहीं करते। आप कर क्या रहे हैं? आप आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी पर कि वो आप एक्सप्रेस ट्रेन को, स्पेशल ट्रेन को कोरोना ट्रेन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? अरे ये बातें आप क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेस ट्रेन से कोरोना फैला है, ये बात सच है। लेकिन अगर आपने ये एक्सप्रेस ट्रेनें पहले चला दी होती, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है, ये फैसला पहले आया हुआ होता तो क्या मजदूर कोरोना लेकर के जाते? इस देश में क्या मजदूर कोरोना लेकर के आए थे? कोरोना लेकर के तो वही चंद अमीर लोग आए जो हवाई जहाज से पहुंचे थे, और सरकार जिसने हवाई जहाज पर कोरोना को नहीं रोका। अरे वो जमाती वाले जो आप इल्ज़ाम लगाते हैं, वो जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे थे मरकज का सर्कस, इस सर्कस का आयोजक कौन था? केंद्र सरकार ही तो थी जिन्होंने इस सम्मेलन को होने दिया। महाराष्ट्र में भी ये परमिशन मांगने गए थे, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली। दिल्ली में परमिशन मिल गई, विदेश से मेहमान आ गए, और जो कुछ हुआ उसके लिए एक जमात पर, एक धर्म पर उसकी जिम्मेदारी थोप दी गई। आगे कोविड में क्या डेवलपमेंट हो रहा है किसी से छुपा है क्या? कोई जमात, धार्मिक आधार को छोड़ दीजिए, अमीरों की जमात, वो सरकारी हुक्मरानों की जमात,
दिल्ली वालों की जमात, अमीरों की जमात, अरे कौन जमात बची है कोविड से? लेकिन किसी को तो इस तरह से बदनाम नहीं किया जाता जिस तरह से जमातियों को बदनाम किया गया, जिस तरह से एक समुदाय को बदनाम किया गया। वो भी आपका पॉलिटिकल एजेंडा था, उसको भी हम वर्चुअल पॉलिटिक्स ही बोलते हैं कि दिखने में एक आप जानते हैं कि थानेदार क्या करता है, भीड़ के सामने में एक व्यक्ति को इतने जोर से झन्नाटेदार थप्पड़ मारता है, इतनी जबरदस्त तरीके से बेइज्जती करता है कि इलाका कांप उठे। यही काम सरकार कर रही, एक एक घटना को चुन करके मैसेज देने का काम, मैसेजिंग। अरे दिल्ली में दंगा हुआ, उसमें भी देख लीजिए, उसमें भी वर्चुअल खेल, एक्चुअल बच गए, वर्चुअल फंस गए। जो एक्चुअल है वो उन पर पुलिस पहुंची ही नहीं उन तक। एक तबके को फंसा दिया, दूसरे तबके को बचा लिया। ये जो खेल हो रहा है वर्चुअल खेल, ये एक्चुअल वर्चुअल है। और वो वर्चुअल जो आप देख रहे हैं, वो वर्चुअल वास्तव में अपनी नाकामी छिपाने के लिए, जनता के सामने नहीं जाने के लिए, मुंह छिपाने के लिए ये वर्चुअल है। तो इस सच्चाई को हमें समझना होगा और राजनीति को भी समझना होगा। आने वाले समय में ऐसे वर्चुअल्स आपको बहुत देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन सीधा सपाट सवाल रखिए अपने पास कि हमें नौकरी का सवाल चाहिए, जवाब चाहिए, हमें किसानों की आमदनी दोगुनी करने वाला जवाब चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें उद्योग धंधे चाहिए, हमें कितने पूंजी निवेश हुए वो चाहिए, आपने कितने कारखाने खोले वो चाहिए, आपने एमएसएमई को कितना खड़ा किया, कितने एमएसएमई बंद होने से आपने बचाया, ये सारे आंकड़े चाहिए। देश की जीडीपी को आपने कितना मजबूत किया और कल कारखानों से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या काम किया, किस गरीबों की दिक्कतें कितनी कम की, कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, ये तमाम आंकड़े हमें आपसे चाहिए। और ये आंकड़े जब हम मांगेंगे तो ये वर्चुअल नहीं चलेगा। ये हम का मतलब अवाम है, जनता है। जनता जब ये सवाल मांगेगी, इस सवाल का जवाब मांगेगी, तो ये वर्चुअल परचुअल कुछ नहीं चलेगा, एक्चुअल पर आना पड़ेगा। छोड़ो वर्चुअल, आओ एक्चुअल पर। ये वक्त की मांग है। सीमा पर एक्चुअल स्थिति पर आपको जवाब देना होगा। पॉलिटिक्स पर जो वर्चुअल सिचुएशन आपने पैदा की है उससे आपको हटना होगा, इस पर भी एक्चुअल होना होगा। ये वक्त की आवश्यकता है और हमें यकीन है कि जनता की आवाज़ सरकार को, सत्ताधारी दल को इस पॉलिटिक्स पर, इस रास्ते पर, प्रो पीपल पॉलिटिक्स पर आने के लिए मजबूर करेगी। यही एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस विषय पर मेरे ख्याल से मैं आज अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। लेकिन आप अपने प्रश्नों को रखिए, हर डिबेट में सामने रखिए। वो प्रश्न हम जितने उछालेंगे, उसके जितने जवाब देंगे, जितने जवाब मांगेंगे, उतना ज़्यादा वो प्रो पीपल बात होगी और सरकार उन सवालों से डरेगी। हमसे, आपसे चेहरा देखकर डरने वाली नहीं है। सवालों में ही वो ताकत है जो इस सरकार को डरा सकती है, दबा सकती है और प्रो पीपल पॉलिटिक्स करने के लिए मजबूर कर सकती है। इतना कहते हुए इस सेशन में आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।